आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सर, कांग्रेस ने जो झारखंड में ये यात्रा निकाली है, उस यात्रा में जितना पैसा खर्चा हुआ, कांग्रेस के एमपी के यहां 352 करोड़ रुपया पकड़ाया, उसी पैसे से ये यात्रा निकाली गई, क्योंकि वो उसका सांसद है। यदि कांग्रेस में हिम्मत है तो उसका जवाब दे। आज यदि रेड हो रहा है सर, ये कह रहे हैं कि पूरा जो है सीबीआई आ रही है, ईडी आ रही है, इनकम टैक्स आ रहा है। क्यों नहीं आएगा सर? पैसा आ रहा है। आप ये देखें कि यदि मैं 2023-24 का जानने का बात है, 2023-24 में अभी 9 महीना ही हुआ सर, 1500 करोड़ रुपया कैश पकड़ाया है और लगभग 1000 करोड़ का जेवर पकड़ाया। जब पैसा आप रख लीजिए, पैसा पकड़ा है। कोई ऐसा आदमी है जिसका बंगाल में रेड हुआ कैश नहीं पकड़ाया? झारखंड में कांग्रेस के एमपी के यहां नहीं पकड़ाया? छत्तीसगढ़ में नहीं पकड़ाया? तेलंगाना में नहीं पकड़ाया? कर्नाटक में नहीं पकड़ाया? कर्नाटक में तो चुनाव के समय में मौजूद था। और आप कहेंगे कि उस विकास के लिए हम पैसा लाएंगे, तो आप कहेंगे कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स आ जाएगा। ये नहीं चलेगा। न खाएंगे न खाने देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। भ्रष्टाचार से हम लड़ेंगे जब तक भ्रष्टाचारी को जेल नहीं भेज देंगे। अभी आपने देखा कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, और आप मान के चलिए कि जिंदगी में चुनाव लड़ने काबिल नहीं होगा। इस देश में इलेक्शन कमीशन में जो आदमी हलफनामा में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बताए, 105 प्रॉपर्टी है। मेरा केस है लोकपाल के यहां, और सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कहा है 105 प्रॉपर्टी न इलेक्शन कमीशन को कहा है सर, न इनकम टैक्स को कहा है। यदि आप चुनाव लड़ने जाते हैं, हम आप सभी चुनाव लड़ने जाते हैं सभापति महोदय, सर मेरे ऊपर 42 केस है। मेरे ऊपर, मेरे मां के ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मैं सारे केस लड़कर आया हूं। आपकी तरह मुख्यमंत्री की तरह भगौड़ा नहीं था जो भाग गया। मैं सारे केस को लड़ रहा हूं, और ये 105 आप भ्रष्टाचारी। कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। सभापति महोदय, यह पहला उदाहरण नहीं है झारखंड और बिहार में कि कोई मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के बाद जेल गया सर। आदरणीय लालू प्रसाद जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। आदरणीय मधु कौड़ा जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। ये राजा साहब और कनी मोजी जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। आज उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? मनमोहन सिंह जी माफी मांगेंगे? मैं तो कह रहा हूं माफी मांग कि आपको बरी कर दिया कोर्ट में, लेकिन आपको मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी ने जेल भेजा। राजा जी आपके करुणानिधि को भ्रष्टाचार में उन्होंने जेल भेजा, हमने नहीं भेजा। हम तो आपके साथ हैं, हमारी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन वो कांग्रेस को देखो, आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। सर इस बजट में दो और महत्वपूर्ण बात है। मैं अपनी बात जो है छोटी छोटी बात करके जो है, मैंने बहुत समय ले लिया सर। दो बहुत बात है। एक बात है सर कि अध्यात्म से पर्यटन तक, ये देश जो है वो सनातन देश है सर, और सनातन देश ये है। 35 मिनट्स हो गए, बस 5-7 मिनट में खत्म करूंगा। केवल दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये देश महत्वपूर्ण है सर। इस देश में अध्यात्म एक बड़ी ताकत है। आज भी लोगों को रोजगार देने का साधन हमारे यहां जो रिलीजियस टूरिज्म है, यही सबसे महत्वपूर्ण है सर। लोग मेले में जाते थे, आपको ध्यान हो कि उस वक्त कॉलरा हो जाता था, लेकिन बरसों वर्षों तक इस भारत सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व में मुस्लिम अपीजमेंट के अलावा कभी भी इस देश के जनमानस को टटोलने की या उनके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। आज इस बजट में चाहे अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हो, चाहे
चाहे बनारस में जो है विश्वनाथ कॉरिडोर बना हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर बना हो, चाहे इस सरकार ने 29 और सिटीज को डेवलप करने का सवाल किया हो, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है सर, पूरे देश दुनिया के जो लोग आ रहे हैं वो लोगों को रोजगार दे रहा है। ये दशा और दिशा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है सर जिसको कि भगवान के आगे सर नवाने में, झुकने में जो है बहुत फक्र महसूस होता है। एक उसके युवराज हैं, हमारे यहाँ मंदिर में गए सर, वो पटक पटक के जैसे लगता था कि वो पूरा का पूरा चौकी है सर। देवघर मंदिर में पूजा करते हुए देख लेंगे तो मुझे ही शर्म आता है कि क्यों गए। हमको तो भगवान का 2 मिनट का दर्शन हो जाता है तो लगता है कि जीवन धन्य हो गया। ये परिवर्तन है सर सोच का। आप सेकुलरिज्म करते रहिए, मुस्लिम एपीजमेंट करते रहिए, इस देश के लोगों को अध्यात्म में रुचि है और वो पर्यटन जो है आगे बढ़ाता है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमको लगता है कि राम राज्य की परिकल्पना हो रही है। तीसरा अंतिम पॉइंट सर, अंतिम पॉइंट यह है कि इस बजट में एक अंतिम लास्ट, आपको अंग्रेजी आती है, हमको हिंदी आती है, हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, क्या करिएगा, यही फर्क है। आप तमिल में बोलते अच्छा लगता, तेलुगु में बोलते अच्छा लगता, कन्नड़, मराठी, मलयालम में बोलते अच्छा लगता। किसने आपको अंग्रेजी सिखा दिया? अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। आप देखें कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन के लोग यदि जाते हैं पेरिस तो वो जो है फ्रेंची बोलते हैं, वो दूसरी भाषा नहीं बोलते हैं, जर्मनी बोलते हैं लोग। अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। आप तमिलियन है, तमिल भाषा बोलिए। अंग्रेजी बोलकर आप तमिल हमको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन कर लूंगा मैं। दूसरा सवाल है सर, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण इसीलिए नॉर्थ साउथ डिवाइड है। देश के बारे में नहीं पता है, अध्यात्म के बारे में नहीं पता है, कल्चर के बारे में नहीं पता है, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता है, मंदिर की इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है। अंतिम सवाल सर, अंतिम जो चीज है सर कि मध्यम वर्ग, सबसे यदि लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वो अपने किराए के मकान में रहते, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते, चौल में रहते, बंबई के कई एक जगह चौल में रहते। और इसके बारे में, गरीबों के बारे में सोचा हमने कि 3 करोड़ से 5 करोड़ आवास हो जाएगा, शहरी के लिए हो जाएगा, ग्रामीण के लिए हो जाएगा, जल जीवन मिशन हो जाएगा। लेकिन किसी भी सरकार ने मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए जो कि अपना जीवन शहर में चौल में बिता रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में बिता रहे हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं और जीवन भर वो किराए के मकान में रहते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चों की भी शादी नहीं होती क्योंकि उनको लगता है कि इसको रहने के लिए इतने वर्षों के बाद अपना मकान भी नहीं है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में एक बड़ा ही लैंडमार्क घोषणा किया है जो बजट के बाद पूरा होगा। और वो जब पूरा हो जाएगा तो सभी लोगों को अपना मकान होगा, कोई किराए के मकान में नहीं होगा, कोई चौल में नहीं होगा, कोई झुग्गी में नहीं होगा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक काम जो हमेशा करते हैं, जो ये लोग कभी नहीं करते हैं, कि उनको कभी अहंकार नहीं है। ये लोग तो अपने आप को राजा मानते हैं, हमेशा अहंकार है। वो हमेशा विद्यार्थी की तरह रहते हैं सर। और विद्यार्थी का जो 5 लक्षण है कि काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। उनका काक की तरह चेष्टा है कि इस देश के गरीबों को जो है आगे करना है। बगुले की तरह ध्यान है कि उस योजना को कैसे पूरा करना है। कुत्ते की तरह उनकी नींद है, श्वान की तरह उनकी नींद है, जो किसी भी आहट को सबसे पहले आपदा को पहचानती है। उनका जो है अल्पाहारी, कम खाते हैं सर, और चूंकि घर परिवार नहीं है तो गृह त्यागी हैं। इस 5 लक्षण के कारण हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं और इस अवसर पर इस बजट को लेकर आए हैं। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद निशिकांत जी। तिरुदयानिधि मारन சார், வணக்கம் சார். அவைத் தலைவர்களுக்கு முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இடைநிலை நிதி அறிக்கை ஒரு பெரிய கண் துடைப்பு, ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது. குறிப்பாக ஏழை மக்களுக்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை மூலமாக எந்த பயனும் இல்லை. ஒரு நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அது குறிப்பாக நடுத்தர மக்கள் ஏதாவது வரி சலுகைகள் தருவார்களா, இவர்கள் 1000 பேசுகிறார்களே,
சத்தியங்களை வாரி வாரி வழங்குகிறார்களே, கண்டிப்பாக நடுத்தர மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி வரும் என்றால் நாமம் தான் வந்து இந்த அரசாங்கத்தின் நிதிநிலை